हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने मेटाफिजिकल पोएट्स और मेटाफिजिकल पोइट्री को कंप्लीट किया था और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके फर्स्ट पेपर के 5th यूनिट में दो टॉपिक हैं, एक लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड और दूसरा है लिटरेरी पीरियड से रिलेटेड। लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड जो टॉपिक था वो मैंने पहले आपको कंप्लीट करवा दिया है, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल गया होगा। लिटरेरी पीरियड्स की बात करें तो उसमें 3 पीरियड्स आपके कोर्स में दिया हुआ है। पहला था एलिजाबेथन पीरियड, जो वो कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, उसका पीडीएफ भी आपको मिल गया। दूसरा जो पीरियड है या जो दूसरा टॉपिक उसमें दिया हुआ है वो है मेटाफिजिकल पोइट्री, जो हमने लास्ट लेक्चर में ही उसको कवर किया है, उसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है। और उस 5th यूनिट का जो 3rd पीरियड है या जो लास्ट टॉपिक है वो है अपना न्यू क्लासिकल एज। तो आज हम इस लेक्चर में इस एज के बारे में बात करते हैं कि न्यू क्लासिकल क्या है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हमें इसमें, और कौन कौन से मेन ऑथर्स या लिटरेरी फिगर्स आए। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ न्यू क्लासिकल एज। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, न्यू क्लासिकल पढ़ने के लिए पहले इन वर्ड्स को समझिए, न्यू और क्लासिकल। तो पहले सेंटेंस में मैंने इन दोनों टर्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि जो द टर्म न्यू मीन्स न्यू और क्लासिकल मीन्स इमिटेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। तो आप इन दो टर्म से चीज़ों को समझ जाइए कि न्यू का मतलब हो गया न्यू और क्लासिकल मतलब जो क्लासिकल लिटरेचर लिखे गए, मतलब जो पिछले टाइम के या पिछले एजेस में जो लिटरेचर लिखे गए हैं उनको इमिटेट करना या उनकी नकल करना। ओके, तो कहने का मतलब क्लासिकल लिटरेचर को न्यू रूप में या नए फॉर्म में इमिटेट करके लिखना या नकल करके लिखना ही क्या कहलाता है, न्यू क्लासिकल। ओके, मतलब क्लासिकल को न्यू बना दिया गया। इसके टाइम पीरियड की बात करें बच्चों, तो ये जो टाइम पीरियड है न्यू क्लासिकल का, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है जो 1660 से स्टार्ट होकर के 1798 तक चलता है। 1798 के बाद रोमांटिक एज आ जाएगा, जो आपके नेक्स्ट ईयर की क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। हमारे इस क्लास में या हमारे इस ईयर में यहीं तक हमें पढ़ना है। तो न्यू क्लासिकल एज का जो टाइम है वो 1660 टू 1798 का एक बहुत लंबा पीरियड है। और इसके कुछ फीचर्स की बात करें कि न्यू क्लासिकल एज में क्या क्या फीचर्स देखने को मिले, तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि न्यू क्लासिकल लिटरेचर हैज़ बीन रिटन इन अ पीरियड वेयर सोशल ऑर्डर वाज अंडरगोइंग अ ट्रिमेंडस चेंज। न्यू क्लासिकल लिटरेचर ऐसे पीरियड में लिखा गया, रिटन इन अ पीरियड, ऐसे टाइम पे लिखा गया न्यू क्लासिकल लिटरेचर। हम न्यू क्लासिकल पढ़ रहे हैं तो इस टाइम में जो लिटरेचर लिखा गया है वो ऐसे टाइम में लिखा गया है जब सोशल ऑर्डर, मतलब सोशल जो अरेंजमेंट थी, जो हमारी व्यवस्था थी, जो सोसाइटी के रहन सहन तौर तरीके थे, देयर वॉज अ ट्रिमेंडस चेंज या देयर वॉज अ ग्रेट चेंज, मतलब उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे और उसी टाइम में या उसी चेंजेस वाले टाइम में ही न्यू क्लासिकल लिटरेचर लिखा गया। दूसरी बात करें, इट इज़ कॉल्ड एनलाइटमेंट पीरियड। इसको एनलाइटमेंट पीरियड भी कहा जाता है बच्चों, मतलब दिमाग को ज़्यादा यूज करने वाला पीरियड भी कहा जाता है। इसमें लोग अपने मेंटल एबिलिटी के ऊपर या मेंटल पावर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे। कैसे करते थे, तो आपको बता दें कि जब हमने आपको एलिजाबेथन एज पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 2 टर्म पढ़ाए थे, एक तो रेनेसा और दूसरा रिफॉर्मेशन। और वहाँ मैंने आपको समझाया था कि रिफॉर्मेशन आने से पहले समाज में जो चर्च होता था
चर्च के जो पादरी होते थे, जो पोप होते थे, वो जो हमें कह देते थे हम उसको क्या मान लेते थे, वो सच है और वो अकॉर्डिंग टू बाइबल है। लेकिन उसी टाइम में मैंने आपको ये समझाया था, जब मार्टिन लूथर किंग आया था या मार्टिन लूथर आया था जर्मनी में, 1520 की बात है, जब वो जर्मनी में आया था तो उसने लोगों के अंदर एक एनर्जी, एक रीजन का पावर क्रिएट किया। मतलब लोगों के अंदर एक तर्क करने की क्षमता या तर्क करने का पावर लेकर के आया। और यही तर्क करने का पावर, हर चीज़ के पीछे रीजन जानने का पावर ही क्या कहलाता है, एनलाइटमेंट। तो इस पीरियड को हम एनलाइटमेंट पीरियड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम में लॉजिक और रीजन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था कि कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो लोग क्वेश्चन उठाना स्टार्ट कर दिए थे, मतलब लोग क्वेश्चन पुटअप करने लग गए थे। तो इसलिए इस पीरियड को क्या कहते हैं, एनलाइटमेंट पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में लोग अपने दिमाग का यूज ज़्यादा करने लग गए थे। थर्ड वन देखते हैं, ऑथर्स ऑफ दिस पीरियड एमुलेटेड द ग्रीक एंड रोमन स्टाइल ऑफ राइटिंग। बच्चों एमुलेटेड का मतलब हो गया वही इमिटेटेड, नकल करना। जो ऑथर्स थे इस टाइम के ना, इस पीरियड के, मतलब 1660 से 1798 के बीच के जो ऑथर्स थे ना, वो क्या करते थे, एमुलेटेड मतलब इमिटेटेड, नकल करते थे। किसकी नकल करते थे? मैंने आपको बताया था कि इमिटेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, मतलब पिछले टाइम के लिटरेचर को नकल करते थे। तो पिछले टाइम के लिटरेचर कौन कौन से एरिया में पाए जाते थे? ग्रीक और रोमन। मतलब इस टाइम में 1660 से लेकर के 1798 के बीच का जो पीरियड है, इस पीरियड में जो राइटर्स आए, जो ऑथर्स आए, वो ग्रीक और रोमन के स्टाइल को क्या किए, फॉलो किए या उसको इमिटेट किए। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं इमिटेशन ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। थर्ड वन नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ए मूवमेंट अगेंस्ट टू मच इंडिविजुअलिज्म एंड इमेजिनेशन इन लिटरेचर। मूवमेंट मतलब बच्चों क्रांति या आंदोलन। ये क्रांति थी किसके अगेंस्ट? टू मच इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म क्या मतलब क्या होता है? पर्सनल। इंडिविजुअल मतलब पर्सनल, तो इंडिविजुअलिज्म मतलब हो गया पर्सनल सब्जेक्ट रिलेटेड वर्क लिखना। मतलब अपने पर्सनालिटी को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को इंक्लूड करना या एक व्यक्ति के ऊपर लिखना इंडिविजुअलिज्म कहलाता है। और इमेजिनेशन आपको पता है, कल्पनाओं में सोच सोच कर लिखना, जो रियलिटी से कोई रिलेशन ना हो। तो ये जो न्यू क्लासिकल एज था या जो पीरियड था ना, एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था। किसके प्रति? उन लोगों के प्रति जो इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करते थे, जो इमेजिनेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे। तो इन दोनों के अगेंस्ट क्या था? एक मूवमेंट था, एक आंदोलन था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑथर्स बिलीव दैट सोशल नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल नीड्स। अभी मैंने बताया कि किसके विरोध में ये चल रहा है न्यू क्लासिकल? इंडिविजुअलिज्म के या इंडिविजुअल थिंकिंग या थिंग्स के प्रति। तो अभी ये बता रहा था कि इस टाइम के जो ऑथर्स थे ना, वो ये मानते थे कि जो सोशल नीड्स है ना, सोशल नीड्स दे आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन इंडिविजुअल नीड्स। मतलब एक व्यक्ति के फायदे से ज़्यादा जरूरी क्या है? पूरे समाज का फायदा हो। एक व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ लिखने के बजाय पूरे समाज के ऊपर लिखा जाए। तो इस टाइम के ऑथर्स ये मानते थे कि सोशल नीड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअल नीड्स। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं, दिस पीरियड, जो ये पीरियड है 1660 से 1798 का, इज ब्रोकन इनटू 3 पार्ट। अब मैंने बताया था बहुत लंबा पीरियड है, 1660 से लेकर 1798 का, ये बहुत लंबा पीरियड हो गया। तो इस पीरियड को हमने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया है या तोड़ा है, या 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। वो कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं एक एक करके देखते हैं। पहला जो पार्ट है वो है द रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन। कौन सा पार्ट है ये? द रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन। और ये कब से कब तक चला था? 1660 टू 1700। मतलब शुरू के जो 40 ईयर्स थे उसको हमने किस नाम से जाना? द रेस्टोरेशन एज और एज ऑफ ड्राइडन। अब बच्चों इस
वर्ड से आपको कुछ याद आ रहा हो तो आप सोच सकते हैं कि रेस्टोरेशन कहीं मैंने एक लिटरेरी टर्म आपको पढ़ाया है, और उस लिटरेरी टर्म में मैंने आपको बताया था जब इंग्लैंड के सिंहासन पर ओलिवर क्रोमवेल कब से कब तक 1649 से 1660 तक रूल करता है, और उसके बाद जब वो मर जाता है तो इंग्लैंड के सिंहासन के लिए कोई राजा नहीं बचता है। तो उस समय मैंने आपको बताया था कि चार्ल्स सेकेंड, जो चार्ल्स फर्स्ट का बेटा था, वो भाग गया था कहाँ, फ्रांस भाग गया था। उसको वहाँ से बुला करके वापस से गद्दी पे इंग्लैंड के बैठाया गया था, और इसको कहते हैं रीस्टोर करना, वापस से बैठाना, रीस्टोर करना, इसीलिए इसको कहा गया रिस्टोरेशन एज। तो वही बात मैंने भी लिखा है कि इट इज कॉल्ड रेस्टोरेशन एज, क्योंकि किंग चार्ल्स वाज रिस्टोर्ड ऑन द थ्रोन, गद्दी पे वो वापस से उनको रिस्टोर किया गया। और एज ऑफ ड्राइडन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस टाइम में ड्राइडन वाज लीडिंग पोएट ऑफ दिस पीरियड। इस टाइम में फेमस पोएट कौन था या फेमस फिगर कौन था लिटरेचर का, तो वो ड्राइडन था, इसलिए इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कह देते हैं। जो दूसरा पीरियड है, दूसरा पार्ट है अपना इस पूरे न्यू क्लासिकल का, वो कहलाता है द ऑगस्टन पीरियड या एज ऑफ पोप। क्या कहलाता है, द ऑगस्टन पीरियड या एज ऑफ पोप। और इसकी टाइमिंग क्या है, तो 1700 तक ये था ड्राइडन, उसके बाद होता है 1700 टू 1750 तक कौन था, ऑगस्टन पीरियड कहलाया या एज ऑफ पोप कहलाया। इसमें क्या हुआ, तो देखो ऑगस्टन की बात करें तो किंग ऑगस्टस बहुत पहले एक राजा था, और उसके टाइम में जो लिटरेचर लिखा गया ना, मतलब किंग ऑगस्टस के टाइम पे जो लिटरेचर लिखा गया उसको इमिटेट किया गया या एमुलेट किया गया या उसकी कॉपी की गई, कहाँ, इस टाइम में। कौन से टाइम में, न्यू क्लासिकल के टाइम में। इसीलिए इसको ऑगस्टन एज भी कहते हैं। बात समझ में आ गई कि ऑगस्टन एज इसलिए कहते हैं क्योंकि जब राजा ऑगस्टस था, किंग ऑगस्टस था, उस टाइम पे जो लिटरेचर लिखा गया या जो भी वर्क्स लिखे गए उसकी कॉपी की इस टाइम के लोगों ने या इस टाइम के ऑथर्स ने। किस टाइम के ऑथर्स ने, न्यू क्लासिकल के। इसलिए इस पार्ट को या इस एज को हम ऑगस्टन पीरियड भी कह देते हैं। तो वही यहाँ भी लिखा हुआ है कि इट इज़ कॉल्ड ऑगस्टन बिकॉज लिटरेचर ऑफ द किंग ऑगस्टस इज इमिटेटेड इन दिस पीरियड। इस पीरियड में ऑगस्टस के टाइम के जो लिटरेचर था उसका इमिटेट किया गया, उसका नकल किया गया, इसलिए इसको ऑगस्टस पीरियड कहते हैं। और एज ऑफ पोप क्यों कहते हैं, तो जिस तरह से ड्राइडन का टाइम था, ड्राइडन लीडिंग फिगर में था, तो इसलिए एज ऑफ ड्राइडन कह दिया। तो उस टाइम पे 1700 टू 1750 के बीच में यहाँ पे लीडिंग फिगर कौन था लिटरेचर में या सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, तो पोप था, इसलिए इसको एज ऑफ पोप के नाम से भी जानते हैं। ओके, जो तीसरा पार्ट है बच्चों इस न्यू क्लासिकल एज का, वो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ जॉनसन। तो सीधी सी बात है, सेंसेस यूज करते थे, दिमाग यूज करते थे, अभी बताया था एनलाइटमेंट का एक पीरियड है, लोग तर्क ज़्यादा करते थे, तो इसलिए एज ऑफ सेंसिबिलिटी। दूसरी बात एज ऑफ जॉनसन क्यों, तो जैसे अभी ड्राइडन का पढ़ा था, पोप का पढ़ा था कि ये लीडिंग फिगर में थे, उसी तरह से डॉक्टर जॉनसन भी कब से कब तक 1750 टू 1798 के बीच में डॉक्टर जॉनसन जो है एक लीडिंग फिगर में थे लिटरेचर में, इसलिए इस पीरियड को हम एज ऑफ जॉनसन भी कहते हैं। तो बच्चों आज हमने न्यू क्लासिकल एज के थोड़ी सी बेसिक चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश किया है कि न्यू क्लासिकल एज कब से कब तक चला था, 1660 टू 1798 तक। न्यू क्लासिकल का मतलब क्या है कि क्लासिकल लिटरेचर को नए रूप में प्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, न्यू क्लासिकल कहलाता है। फिर हमने ये भी बात किया कि न्यू क्लासिकल टाइम में जो लिटरेचर लिखे गए थे वो उस समय लिखे गए जब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेज हो रहे होते हैं। और फिर मैंने ये बताया कि न्यू क्लासिकल एज को हम एनलाइटमेंट भी कहते हैं क्योंकि लोग अपने दिमाग ज़्यादा यूज़ करने लग गए थे, लॉजिक और रीजन की बात करने लग गए थे। फिर हमने ये भी बताया कि इस टाइम में जो लिटरेचर था
या इस टाइम में जो ऑथर्स थे उन्होंने ग्रीक और रोमन लिटरेचर को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था या उसको इमिटेट कर रहे थे। फिर हमने ये भी बात किया कि न्यू क्लासिकल एक मूवमेंट था किसके प्रति, इंडिविजुअलिज्म के प्रति और इमेजिनेशन के प्रति, जो कि हमारे लिटरेचर में पाया जाता था। फिर हमने ये भी बात किया कि इस टाइम के जो ऑथर्स थे या जो भी राइटर्स थे वो ये मानते थे कि सोशल नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल नीड्स। एक व्यक्ति की ज़रूरत से ज़्यादा क्या ज़रूरी है, सामाजिक ज़रूरत। तो हमने इसके बारे में बात किया और आगे हमने ये भी बात किया कि ये जो टाइम पीरियड है 1660 टू 1798 का, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हमारा कहलाया क्या, रेस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडन जो 1660 टू 1700 तक चला। दूसरा पीरियड हमने जो बांटा था वो कहलाया ऑगस्टस पीरियड या एज ऑफ पोप, जो कि 1700 टू 1750 तक चला। और लास्ट हमारा जो पीरियड था वो कहलाया एज ऑफ सेंसिबिलिटी या एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, जो कि 1750 टू 1798 तक चला। तो आज हमने थोड़े से इसके फीचर्स के बारे में बात किए और इस टाइम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसके बारे में जाना। अब कुछ इसके लिटरेरी फिगर्स हैं या लिटरेरी फीचर्स हैं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।